राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे। तमिलनाडु में 2-3 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल के दौरे से सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता नीलगिरी के गुडालूर में एक विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने सूचना क्रांति को लेकर छात्रों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम AI, डाटा जैसे शब्द सुनते हैं, हम ये भी सुनते हैं कि ये सूचना का युग है, एक ऐसा युग जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है। हम जानकारी को ज्ञान में बदल सकें, इसके लिए समझदारी की जरूरत है। अगर समझदारी नहीं होगी तो दुनिया ऐसी जगह बन जाएगी जिसे पसंद करना मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की सरकारी शिक्षा की जरूरत है। हमें शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें सोचना होगा कि हम सर्विस सेक्टर में पीछे न रहें, जहां हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना शुरू करना होगा। आज चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा कर लिया है। हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सभी चीन में बनी हैं। हम चाहते हैं कि ये भारत में बने। ऐसा करने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को भी अपनी सोच बदलने को कहा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त फिल्म जननायकन को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ये फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म और उनकी पार्टी TVK के लिए एक बड़ा चुनावी दांव मानी जा रही है। 9 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे सर्टिफाई करने से मना कर दिया, इसलिए फिल्म पर्दे पर नहीं आ पाई। इसे राहुल गांधी ने तमिल संस्कृति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। मोदी जी, आप कभी भी तमिल जनता की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने तमिल संस्कृति की बात कही तो तमिलनाडु कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक के रोल में पेश किया है। एक्स पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, थलाइवा का स्वागत है। राहुल गांधी के तमिलनाडु पहुंचने के बाद अब बीजेपी के अंदर जरूर चिंता दिखाई दे रही है, जो पहले से ही यहां कमजोर स्थिति में है। एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने नागरिकता जांचने के अधिकार पर अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आरपी एक्ट का सेक्शन 146C सुनवाई और फैसला करने का मैकेनिज्म बताता है। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव आयोग को यह वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग के फैसले से अपने आप डिपोटेशन हो जाएगा। उस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया को लाने का मकसद वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करना है। इस प्रक्रिया के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की गई, आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में नहीं रखा गया। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ये NRC को बैकडोर से लागू करने की कोशिश हो रही है। आखिर चुनाव आयोग क्यों लोगों की नागरिकता जांचने में जुट गया है? क्या उसे इसका अधिकार है? ये सभी सवाल कोर्ट में उठे और अब चुनाव आयोग ने भी ये मान लिया है कि कोई भी शख्स देश का नागरिक है या अवैध घुसपैठिया, इसका अंतिम फैसला केंद्र ही करेगा। इसके बाद एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आरपी एक्ट के सेक्शन 9(2) पर कहा कि यह अकेली ऐसी स्थिति है जहां केंद्र सरकार को अधिकार है। कई मामलों में नागरिकता अनिवार्य हो जाती है। ऐसे में नागरिकता के सवाल पर चुनाव आयोग खुद नहीं बल्कि ERO खास मकसद के लिए पूछताछ वाली जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कोर्ट में संविधान के दूसरे भाग में आर्टिकल 5 में बताए गए नागरिकता मिलने के आधार की भी चर्चा की और ऐसे तमाम परिस्थितियों पर कोर्ट के सवालों के जवाब दिए जिनमें नागरिकता को लेकर संशय बना हुआ था। कोर्ट में दूसरा सवाल ये उठा कि संसदीय कानून और अनुच्छेद 326 के बीच क्या संबंध है। इस पर अगली सुनवाई में चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। मकर संक्रांति के मौके पर लाभार्थियों को मिलने वाली 3000 रुपए की किस्त पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सरकार की योजना दिसंबर और जनवरी महीने की राशि एक साथ एडवांस में देने की थी, लेकिन अब महिलाओं का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल राज्य में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं और इसलिए राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले एडवांस पैसा देना वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए किस्त जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि यह एक निरंतर चलने वाली योजना है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस महिलाओं को उनके हक के पैसों से वंचित रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का तर्क है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान इस तरह का एडवांस भुगतान नहीं किया जा सकता।
दरअसल सरकार दिसंबर और जनवरी के 1500 की राशि एक साथ देने वाली थी। कुल 2.5 करोड़ महिलाओं के खातों में ये पैसा जाना था। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सफाई दी थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। जानकारों का कहना है कि यही काम बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत किया गया था, जहां चुनाव के बीच महिलाओं को पैसे बांटे गए थे और विपक्ष ने इसे नोट के बदले वोट खरीदने की साजिश करार दिया था। और अब यही काम महाराष्ट्र में चुनाव से पहले होता दिख रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग के सख्त रुख से सरकार को बड़ा झटका लगा है और इसके लाभार्थियों को इस रकम के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। मिनी विधानसभा कहे जाने वाले नगर निगम चुनाव की अब 15 जनवरी को वोटिंग होगी और अगले दिन यानी 16 जनवरी को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा कि इन नगर निकायों की कमान किसके हाथों में जाती है। दरअसल इस बार के चुनाव में देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी में भी चुनाव हो रहे हैं। निकायम चुनाव की बात करें तो बीएमसी की 227 वार्ड के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुणे की 41 वार्ड की 165 सीटों पर वोटिंग होगी। यहाँ एक वार्ड में 4 सदस्यीय प्रणाली लागू है। ठाणे में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। यहाँ भी बहु सदस्यीय वार्ड प्रणाली है। राज्य में कुल 29 नगर निगम है और सभी पर 15 जनवरी को ही वोटिंग हो रही है। सभी 29 निगमों को मिलाकर कुल 15,931 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले ही भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन के 66 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। मुंबई बीएमसी को छोड़कर बची हुई 28 नगर निगमों, जिसमें पुणे, नासिक, ठाणे जैसे बड़े निकाय शामिल हैं, वहां 3 या 4 सदस्यीय वार्ड प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ एक वोटर को उसके वार्ड में जितने सदस्य चुने गए हैं उतने वोट डालने होंगे। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना है। 20 साल बाद दोनों भाई एक मंच पर दिख रहे हैं, तो वहीं शरद पवार का परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है। अजित पवार और शरद पवार की पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ कुछ नगर निगम में हाथ मिलाया है, तो कई जगह वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर दिख रही है। कांग्रेस ने भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन किया है। यानी बीएमसी चुनाव में इस बार नए गठबंधनों की भी बड़ी परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में किसी कामयाबी मिलेगी, ये 16 जनवरी को साफ हो जाएगा। काउंटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक सभी नतीजे घोषित हो सकते हैं। जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में बीजेपी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें चीन को लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी। हमें दिक्कत नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिले, हमें दिक्कत है बीजेपी के दोगलेपन और ढोंग से। बीजेपी वर्षों तक चिल्लाती रही कि कांग्रेस ने चीन के साथ एमओयू साइन कर लिया और अब ये खुद मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मोदी सरकार से सवाल किया कि मोदी सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जिसके चलते दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के ठीक बाद ही चीन की तरफ से जम्मू कश्मीर के शख्सगांव घाटी पर दावा किया गया है। ऐसे में पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगांव घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगांव घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। जैसा आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में बाकायदा मीटिंग की और दोनों दलों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने पर चर्चा की गई। जबकि चीन ने गलवान पर आक्रमण किया था। भारत के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन से मदद मिली और सेना प्रमुख कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। अब 10 मिनट में सामान की डिलीवरी नहीं होगी, सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। आए दिन जब हम हड़बड़ी में होते हैं, घर में मेहमान आए होते हैं और कोई सामान घट जाए तो क्विक कॉमर्स सर्विसेज हमें अक्सर ही बचा लेती है। जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप्स 10 मिनट में सामान हमारे दरवाजे पर पहुंचा देते हैं। इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम ने भले ही हमारी जिंदगी को आसान बना दिया हो, लेकिन डिलीवरी एजेंट्स के लिए ये टाइमलाइन परेशानी का सबब बन जाती है। कितने मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें हमने देखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में डिलीवरी एजेंट्स रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। इस भागम भाग भरी नौकरी में उन्हें ना तो कोई सिक्योरिटी मिलती है और ना ही वो मजबूत
मजबूत आमदनी। ऐसे में बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर इन गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठ रही है। लोगों से गिग वर्कर्स के प्रति संवेदनशील बनने की अपील तो हो ही रही है, साथ ही सरकार से भी ऐसे कदम उठाने की मांग हो रही है जिससे इनकी जिंदगी आसान हो सके। यहां तक कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई और एक खाका तैयार करने की मांग की जिसमें गिग वर्कर्स के लिए भी नियम कानून बनाया जाए ताकि उन्हें भी जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया हो सके। संसद में भी 10 मिनट में डिलीवरी का मुद्दा उठ चुका है और अब मोदी सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने इन कंपनियों से डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की बात कही, जिस पर कंपनियों ने भी भरोसा दिया कि वो अपने विज्ञापनों से और कार्यप्रणाली से सिस्टम को हटा देंगे। ब्लिंकिट तो अभी से अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी की बात हटाने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में बाकी कंपनियां भी इस पर अमल करेंगी, जो वाकई में डिलीवरी एजेंट्स के लिए बड़ी राहत मानी जाती है। ईरान में हालात काबू में आते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर थमता जा रहा है। पहले तक सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर थे, लेकिन अब वहां सरकार के समर्थन में नारे लग रहे हैं, जिसे इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अब ईरान की जनता विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो गई है। दरअसल ईरान पहले से ही आरोप लगा रहा था कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और ईरान की आवाम ही उन्हें जवाब देगी। और अब जब बाजी पलटती दिखाई दे रही है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने उन सभी देशों पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है जो ईरान के साथ व्यापार करते थे। इस लिस्ट में भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। ऐसे में ईरान अमेरिका के बीच जारी इस तनाव का असर अब तमाम देशों पर भी पड़ रहा है। ट्रंप हर हाल में ईरान को झुकाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन उसे मिलिट्री ऑप्शन को आजमाना चाहता है, जिसे वो पहले आजमा चुका है, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। ईरान अमेरिका में बढ़ते इस तनाव पर कतर ने भी चिंता जाहिर की है। उसने आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। फ्रांस ने भी अपनी एम्बेसी से गैर जरूरी स्टाफ वापस बुला लिए हैं। वहीं इजरायली सेना भी अलर्ट पर है, जिससे इस क्षेत्र में कुछ बड़ा होने की आशंका